नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि आरपीएससी द्वारा 2011 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं, उन पेपरों के अंदर जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी के पेडागोजी से संबंधित उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र से संबंधित किस प्रकार के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों की अपने विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और अपने देखेंगे कि जो इनका जो लेवल है पेपर का, वो किस प्रकार का लेवल रहा है। तो 2011 से 2021 तक के जितने भी एसएसटी के पेपर हैं, उनसे जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र है, उनके प्रश्न हल करेंगे। तो ये जो पेपर है मित्रों, वो है आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती सेकंड ग्रेड 2013 का एसएसटी का पेपर है। मित्रों, इन्होंने एसएसटी का 2013 में एक पेपर करवाया था, जो कि उन्होंने रद्द किया था। बाद के अंदर दोबारा एग्ज़ाम करवाया था एसएसटी का। जो वो एग्ज़ाम हुआ था इनका 30 मार्च 2014 को। तो इसमें पेडागोजी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, तो आइए देखते हैं मित्रों। और एक बात और बता दूं कि जो पेडागोजी से संबंधित सब्जेक्ट के अंदर कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यहाँ से 131 से स्टार्ट है। कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, मित्रों जो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षक क्या है? मालिक है क्या? सुविधा प्रदाता है? नेता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 है ना मित्रों, ये कहती है कि जो शिक्षक है वो फैसिलेटर के रूप में काम करता है। आपको ये अंग्रेजी का वर्ड ध्यान में रखना है, फैसिलेटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुविधा प्रदाता। कि जो अध्यापक है वो बच्चों के लिए केवल सुविधा प्रदाता है, कोई मालिक कोई नेता नहीं है। अगला प्रश्न 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय इनमें से बताना है कि पाठ्यचर्या निर्माण का कौन सा सिद्धांत है वो नहीं है इसे छोड़कर। तो उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये रूढ़िवादिता का सिद्धांत है मित्रों, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो एनसीएफ के जो सिद्धांत है मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगिता का, लचीलेपन का, क्रियाशीलता का। आगे 133 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछा गया है और ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक पक्ष से मतलब ब्लूम के जो वर्गीकरण है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है दोस्तों। तो इसमें अपने को बताना जो संज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक पक्ष है वो कौन। तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष से मित्रों ज्ञान बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये अपने इसमें बताना है कौन सा। तो प्रत्यास्मरण करना, विश्लेषण करना, लिखना। तो ये मित्रों जो लिखना तो इसके अंदर है ही नहीं बिल्कुल ही। तो ऑप्शन नंबर ये कट गया, ये कट गया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्मरण करना और विश्लेषण, बी और सी तो कट ही गया, सी भी नहीं है लिखना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राइट उत्तर। 134 नंबर का प्रश्न है और अपने को बताना है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावशाली शिक्षक है वो क्या होता है? कक्षा पर नियंत्रण रख सके, केवल बच्चों पर कंट्रोल करने का काम शिक्षक का नहीं होता है, अधिक सूचनाएं दे सके। कोई सूचनाएं देने वाला कोई अच्छा शिक्षक थोड़ी ना हो सकता है। गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सके। नो मित्रों। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे, बिल्कुल मोटिवेट करे, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। अगर एक कोई अच्छा शिक्षक है वो बच्चों को मोटिवेट पे ज़्यादा ध्यान देता है। विद्यार्थी जितने मोटिवेट होंगे वो अध्ययन के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होंगे मित्रों। अगला 135 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
सृजनात्मकता मतलब मित्रों क्रिएटिविटी, कि बच्चों सृजनात्मकता होती क्या है? सृजनात्मकता होती है कि बच्चे अपने आप कोई नया कार्य करते हैं, कोई नई खोज करते हैं, कोई नया अनूठा करते हैं, वो सृजनात्मकता होती है। अब कक्षा 7 का बच्चा है तो समाचार पत्र पढ़ना, मित्रों कोई मात्र समाचार पत्र पढ़ने से कोई बच्चा सृजनशील नहीं कहलाता है। चार्ट्स तैयार करना, मित्रों चार्ट्स तैयार करता है तो वो कोई सृजनात्मकता नहीं है। स्प्रे बुक तैयार करना नहीं मित्रों। सिक्कों का संग्रह करना, तो खाली कोई सिक्के संग्रह करेगा तो वो इसके अंदर नहीं है। तो इसका जो कोई ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने, या बोनस दिया था इसमें। 136 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन किसके बीच का संबंध है? मानव एवं मानव, मानव एवं संस्थाएं, मानव एवं पृथ्वी, उपरोक्त सभी। तो मानव एवं मानव के बीच में सामाजिक अध्ययन होता है। मानव एवं संस्थाएं, मैन एंड इंस्टीट्यूट्स, सही है। मानव और पृथ्वी अपने पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर, पृथ्वी से संबंधित भूप्रपट्टी वगैरह कुछ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 137 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? तो क्षेत्र यात्राएं, व्याख्यान, परियोजना या भूमिका निर्वहन। मित्रों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा या ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की, मतलब सामने बिठाकर विश्लेषण देना है, अपने को बताना है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताना है, तो अपने हल्दी घाटी का जहाँ पर युद्ध हुआ था, दिवेर घाटी, राजमंद, बच्चों को वहां लेकर जाकर अपने बताएंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। तो क्या ये क्षेत्र योजना से हो जाएगा क्या कि केवल उस क्षेत्र के बारे में अपने को बता दिया? नहीं मित्रों, तो वो अपने कक्षा में ही बताएंगे, व्याख्यान द्वारा उनका विश्लेषण करेंगे कि यहाँ 1576 के अंदर अकबर हुआ था, मान सिंह हुआ था, महाराणा प्रताप हुआ था, इनके बीच के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये अपने व्याख्यान द्वारा मित्रों समझा सकते हैं। अगला प्रश्न 138 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि या विधियां विद्यार्थी केंद्रित है? विद्यार्थी केंद्रित विधियां कौन सी है? भूमिका निर्वहन, मस्तिष्क विचार, समस्या का समाधान, सहयोगशील अध्ययन। तो मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग विद्यार्थी केंद्रीय है, सहयोगशील अध्ययन। एक विद्यार्थी कोई फंसता है कि मुझे यार ये सवाल नहीं आ रहा है, आप बताओ, साथी से पूछता है। मस्तिष्क का विचार भी ठीक है, समस्या का समाधान भी बढ़िया है, भूमिका निर्वहन। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये सही है। 139 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि मूल्यांकन में शामिल है। मूल्यांकन में शामिल क्या होता है? मापन, मेजरमेंट, अमापन, नॉन मेजरमेंट, मूल्य निर्णय, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन में ये तीनों ही शामिल होते हैं, मापन, अमापन, मूल्य निर्णय और उपरोक्त सभी। 140 नंबर का प्रश्न दोस्तों, अधिगम होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग कहाँ होता है? विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों जगह, विद्यालय में एवं बाहर, केवल कक्षा कक्ष में। मित्रों केवल कक्षा कक्ष में ही बच्चा नहीं सीखता है, बच्चा विद्यालय में भी सीखता है, विद्यालय के बाहर अपने घर में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है, पड़ोस में सीखता है, बच्चा हर जगह सीखता है। तो अधिगम हर जगह होता है, मतलब दोनों जगह, विद्यालय में भी सही है और बाहर भी इसका सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये CCE से संबंधित है मित्रों। CCE से क्या है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है। तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला, संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित नहीं मित्रों, ये गलत हो जाएगा। ये शब्द इसको ये
लाइन ठीक है कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला, ये गलत हो गया। बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया, जटिल नहीं है मित्रों, गलत है ये भी। अस्पष्ट नहीं बनाया इसमें, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में नहीं, तो इसका जो है वो कोई भी उत्तर है वो सही नहीं है। 142 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि। मित्रों जो परियोजना विधि है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक की जो विधि है वो क्या बताती है? स्वयं अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, उपरोक्त से भी। तो जॉन डीवी के जो शिष्य है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, उनकी जो परियोजना विधि है वो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 143 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक को विषय वस्तु के साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, उपरोक्त सभी। बिल्कुल मित्रों, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो जो ये मेरे द्वारा ये पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जा रही है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ये बच्चों में केवल ज्ञानात्मक का बोध करवा रही है, भावात्मक का करवा रही है, या क्रियात्मक का करवा रही है? शिक्षण विधियों का भी एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये विधि है, ये जो पाठ्य सामग्री है ये व्याख्यान के द्वारा पढ़ानी है, हाँ ये है, ये मुझे इसमें आगमन विधि लगानी है, इसमें निगमन विधि लगानी है, इसमें प्रयोजना विधि लगानी है। शिक्षण तकनीक, टीचिंग ऑफ, टेक्निक ऑफ टीचिंग, शिक्षण तकनीक का भी, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो 4 सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? तो आलोचनात्मक चिंतन है, बच्चा आलोचना करेगा, तो वो कौन सा विकास नहीं करेंगे? प्रश्न बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न। मित्रों जो बच्चा है वो नए नए तरीकों से किसी वस्तु को खोजेगा, तो वो अपने मस्तिष्क में आलोचना का चिंतन करेगा अपने मस्तिष्क में कि हाँ मुझे ये इसमें इस प्रकार ये खोजना है। अपसारी चिंतन, ये तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल सही मित्रों, इससे बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा। खुले प्रश्न भी ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंद प्रश्न। ये आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, बंद प्रश्न तो वो रटने वाले हो गए। 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है अपने को, निम्नलिखित में से किन विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली है? ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली है मतलब ज्ञान को ग्रहण ज्यादा करेगा बच्चा। तो व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, कहानी विधि। व्याख्यान विधि में तो मित्रों वही है, व्याख्यान प्रस्तुत करेगा। परियोजना विधि में वो सोपान वाइज सोपान ज्ञान देगा, उद्देश्य निर्धारण करेगा, सब कुछ करेगा वो। कहानी विधि में भी वही होगी, कहानी बताना। तो ज्ञानार्जन जो सर्वाधिक होगा मित्रों वो प्रयोजना विधि से सर्वाधिक होगा। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? केवल 2। 146 प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है। तो प्रयोजना विधि का जो दार्शनिक आधार है वो प्रयोजनवाद या आदर्शवाद, प्रकृतिवाद नहीं मित्रों, प्रयोजनवाद सही उत्तर। तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं, इनमें थोड़ा सोच के अगर उत्तर देंगे तो वो बेटर हो जाएगा, सही प्रश्न सही हो जाएगा। आगे है 147 नंबर का प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अध्ययन कर सकता है। पूर्णचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठनों या निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं एवं सामयिक पढ़कर। तो व्यावसायिक रूप से इसमें ये पूछा है, तो इसके ये पुनश्चर्या में भाग लेकर, संगोष्ठियों में, ये इसमें सभी सही है। पाठ योजना के 5 पदीय उपागम का
तो पाठ योजना की 5 पदीय जो उपागम विधि है वो किसकी है? हर्बर्ट की, किलपेट्री की, स्पेंसर की, रूसो की। रूसो की नहीं है, किलपेट्री का प्रयोजनवाद है जो पाठ की 5 पदीय जो प्रस्तावना है वो है फैब्रिक हर्बर्ट की। आगे है दोस्तों, नीचे कुछ अनुदेशन सामग्री दी गई है और इनकी प्रकृति को निश्चित करते हुए दिए गए कोड में सही चुनना है अपने को। तो ये बताना है कि श्यामपट्ट कंप्यूटर पावर पॉइंट एवं प्रदर्शन, ए कठोर शिल्प है, बी, ये देखो मित्रों श्यामपट्ट है वो कठोर होता है, ठीक है, तो इसमें ये कठोर शिल्प के अंदर आएगा। कंप्यूटर भी कठोर होता है। पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन, ये मित्रों कोमल सामग्री आ गई, क्योंकि पावर पॉइंट है वो कंप्यूटर के अंदर MS पावर पॉइंट में द्वारा स्लाइडें तैयार की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर ए और बी श्यामपट्ट है, सॉरी, जो श्यामपट्ट और कंप्यूटर कठोर शिल्प है और सी है वो कोमल शिल्प है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। आगे 150 नंबर का लास्ट प्रश्न है जो, पाठ्यचर्या में निम्न में से कौन से पद सम्मिलित है? पाठ्यचर्या में कौन से सम्मिलित है? विषय वस्तु, बिल्कुल मित्रों, पाठ्य वस्तु में, पाठ्यचर्या में विषय वस्तु होनी चाहिए। नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियां, तो ये दोनों ही सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 3 है, राइट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो पेपर है वो है RPSC सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन का जो एग्जाम 2015 के अंदर हुआ था, उसके पेडागोजी से संबंधित 20 प्रश्न अपने देखते हैं। एक 131 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये एक परिभाषा दी गई है कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेम्स हेमिंग, MP मोफात, माइकेलिस फॉरेस्टर। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों जेम्स हेमिंग की दी गई है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन डीवी, BS ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या मॉरिसन। दोस्तों अगर शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात आ जाए तो वहां पर हमेशा BS ब्लूम करना है, रॉबर्ट मेगर नहीं, मॉरिसन तो वो इकाई योजना के, जॉन डीवी प्रयोजनवाद से संबंधित है। 133 नंबर का प्रश्न है कि किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? ये क्या कह रहा मित्रों कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा में किसी अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ जो सहसंबंध है वो क्या कहलाता है? शीर्षस्थ, क्षैतिज, द्विपार्श्विक या कोलेटरल सहसंबंध। तो ये जो है दोस्तों कौन सा सहसंबंध कहलाता है? हॉरिजॉन्टल जो सहसंबंध है, क्षैतिज सहसंबंध है कहलाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि, जो जॉन डीवी के शिष्य विलियम हेनरी किलपेट्री की जो परियोजना विधि है वो क्यों महत्वपूर्ण है? यह विधि, यह विद्यार्थियों को सृजनशील बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो परियोजना विधि ये कदापि नहीं कहती कि विद्यार्थी सृजनशील बनेंगे, ये विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्य सृजित करता है, नहीं, यह शिक्षकों को सृजनशील बनाने के लिए सक्षम बनाता है। कोई शिक्षक है वो सृजनशील थोड़ी ना बनता है, करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। तो परियोजना विधि का जो कथन है वो यही है, करके सीखना।
135 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी का पोस्टर, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र या ग्लोब। तो महाद्वीपों के आनुपातिक आकार और आकृति है वो विश्व का भौतिक मानचित्र है, उसके द्वारा जो अध्यापक है विद्यार्थियों को सिखा सकता है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है। तो मोरिसन ने जो इकाई उपागम दी थी उसमें पद बताए थे अन्वेषण, प्रतीकरण, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। तो कौन सा इसमें वो मोरिसन का पद नहीं है। तो खोज, अन्वेषण का मतलब खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, अनुप्रयोग नहीं है दोस्तों। अनुप्रयोग शब्द का जो प्रयोग है वो किया था बीएस ब्लूम ने। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक में किस वर्ग में रखा गया है। सर्व्य दृश्य, सर्व्य दृश्य साधन, मशीन संचालित साधन। तो श्यामपट्ट है ये केवल इसको देखकर ही विद्यार्थी को सूचना है मिलती है, तो ये दृश्य साधन है। सिंपल सा प्रश्न है। 138 नंबर का प्रश्न है और अपने को बताना है कि अध्यापक का गुण नहीं है। अध्यापक का गुण कौन सा नहीं है। संकीर्ण बुद्धि, उद्यमी, उच्च नैतिकता, पहल करना होना चाहिए, उच्च नैतिकता होनी चाहिए। विद्यार्थियों को नैतिकता के रास्ते पर लेकर जाना चाहिए अध्यापक। उद्यमी होना चाहिए। संकीर्ण बुद्धि, छोटी बुद्धि का या जो नेगेटिव सोच का अध्यापक है कदापि नहीं होना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक 139 नंबर का प्रश्न है और बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा में पाठ्यक्रम एक चक्रीय प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है चक्रीय प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास शिक्षा में गतिशील प्रक्रिया सही है। पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्य में एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है। अंतर है मित्रों, पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अध्ययन विषय ये तो अलग हो गया। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, ये भी पढ़ के गए हैं। ये रूढ़िवादिता का कोई सिद्धांत है वो नहीं है। और ये प्रश्न देख लो दोस्तों, रिपीट हो गया दूसरी एग्जाम के अंदर। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मैं आपको करवाऊंगा ये पेपर, सभी पेपर, इनके अंदर आप मान के चलिए जो आगे आने वाली भर्ती है उसके अंदर इस वीडियो को अगर आपने सही तरीके से अपने साथ पेपर पेन कॉपी लेकर बैठकर इसको हल करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये मान के चलिए आप 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सही कर दोगे। 141 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषय वस्तु की से ली गई है। तो सामाजिक विज्ञान किस से लिया गया है। इतिहास से लिया गया है, नागरिक शास्त्र से और भूगोल से। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र। इतिहास, आपदा प्रबंध, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर मित्रों इतिहास तो ठीक है, भूगोल भी ठीक है, नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान से नहीं लिया गया। पर्यावरण विज्ञान नहीं मित्रों, ये तो विज्ञान विषय आ गया। आपदा प्रबंधन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है। शिक्षण का जो तत्व नहीं है, पूर्व ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए।
कि कोई भी विषय वस्तु है उससे संबंधित पहले थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अभी प्रेरणा मोटिवेशन बिल्कुल ठीक है, मूल्यांकन भी सही है, समीपता यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। मित्रों, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है निर्धन परिवार के बालकों के लिए, गलत है दोस्तों। अगर कोई गरीब घर का बालक है तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण होता है मंद पिछड़े जो ऐसे बालक होते हैं उनके लिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालकों के लिए नहीं, अक्षम बालकों के लिए भी नहीं, कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षा कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कितनी बढ़िया बात कही है, इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है ऐसे बालकों के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की विशेषता। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठता नहीं। एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को नहीं बनाया जाता है, तो व्यक्तिनिष्ठता इसमें गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को समझने में सहायक होगा कि जो निदानात्मक परीक्षण है, निदान का मतलब होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाना। अब विद्यार्थी की कठिनाइयों को पता लगा लिया तो वो निदान हो गया, उसके बाद उन कठिनाइयों का समाधान करना वो हो गया उपचार के अंदर। तो यहाँ पर निदान का पूछा है, अधिगम कठिनाइयाँ जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सामना करता है, बिल्कुल सही है, यही हो जाएगा इसका उत्तर। प्रकरण का वह भाग जो विद्यार्थी याद नहीं कर सकता, पुनरावर्ती कार्यों को किस प्रकार उसके विद्यार्थियों की सहायता करता है, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान, गलत। योगात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है। तो जो मूल्यांकन का जो भाग है, योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, ग्रेड का निर्धारण करना नहीं मित्रों, ग्रेड योगात्मक में नहीं होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का सारांशीकरण करना नहीं। सत्र के अंत में सीसी हो गया, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन नहीं हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। अब जो बीच बीच के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पता लगाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो मूल्यांकन है, वो योगात्मक के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है। कि मस्तिष्क का उत्प्लवन है या मस्तिष्क की जो क्रिया विधि है उसमें हिमभंजक, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या पर संकेंद्रण, परिकल्पना निर्माण। तो मित्रों, समस्या का जो परिभाषीकरण है, समस्या को परिभाषित करेगा बच्चा, तो उसमें मस्तिष्क उत्प्लवन होगा। समस्या पर संकेंद्रण पर भी होगा। परिकल्पना निर्माण, केवल वो परिकल्पना कर रहा है कि या व्यक्ति कोई परिकल्पना करता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और करता कुछ नहीं है, मस्तिष्क का उस क्षेत्र में यूज ही नहीं करता है, तो इसका ये जो सोपान नहीं होगा। जो यहाँ पर हिमभंजक शब्द है दोस्तों, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेटर देख लेते हैं, आइस ब्रेकर, तो ये होगा इसमें। ये परिकल्पना निर्माण है वो नहीं होगा। शिक्षण विद्यालय की आत्मा है, यह कथन किसने दिया। यह परिभाषा है कि शिक्षण है वो विद्यालय की आत्मा है, यह कथन दिया था मित्रों बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। तो गुणात्मक नहीं है संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख, अवलोकन, लिखित परीक्षा गुणात्मक के अंदर नहीं आती है। 150 नंबर का प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन थे। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक बताना है कर्ट लेविन, रॉबिन्सन, स्टीफन एम कोरे,
जॉन डब्ल्यू बेस्ट। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक मित्रों कर्ट लेविन को माना गया। दोस्तों अब ये जो पेपर है वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016 एसएसटी का है। इसके जो एसएसटी पेडागोजी से संबंधित 20 प्रश्न अपने देखते हैं। एक 118 नंबर का प्रश्न है मित्रों। परिभाषा दी गई है, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रिफिन, बेरेल, वेस्ले, माइकेलिस। तो यह जो परिभाषा है मित्रों ये बेरेल की परिभाषा है। अगला प्रश्न भी परिभाषा का है। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? मुनरो, क्रोनडक्रो, टिप्पिनन, कैसवेल। तो यह कथन दोस्तों मुनरो का है। मुनरो। 120 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय अनुभवों की पूर्णता, लचीलापन, रूढ़िवादिता, सहसंबंध। इसमें बताना है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। और ये प्रश्न मित्रों मैंने आपको, ये तीसरा पेपर चल रहा है और इन तीन पेपरों में ये तीसरी बार प्रश्न पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत, सहसंबंधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, ये जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। और ये रिपीट हो गया, देख लो 3 बार। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपने जितने भी पेपर के प्रश्न करेंगे तो उसमें जो नेक्स्ट वैकेंसी आई उसके अंदर रिपीटेड प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे। अगला है ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है कि बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? मित्रों जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया, भावात्मक पक्ष के बारे में बताया और क्रियात्मक पक्ष के बारे में बताया। तो ज्ञानात्मक पक्ष के इन्होंने मित्रों 6 सोपान बताए थे। और वो 6 सोपान कौन से थे? सबसे पहले ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण और छठा बताया था इन्होंने मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 122 नंबर का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? तो एसएसटी के अंदर सहसंबंध कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार, 3, 6, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। 123 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर हो गया मित्रों कक्षा 6 से कक्षा 8 के बाद। प्राथमिक के बाद उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं तक के जो बालक होते हैं उनको आप भूगोल पढ़ा रहे हो। तो कैसे पढ़ाओगे? वाद विवाद करके। मित्रों छोटी कक्षा के बालक है 6 से 8 के, तो वाद विवाद वो उनमें इतने तर्क करने की शक्ति नहीं है कि वो वाद विवाद के द्वारा भूगोल पढ़ेंगे। परिचर्चा, डिस्कशन, ये भी नहीं। कहानी कथन, आप कोई कहानी कहोगे तो वो गलत हो जाएगा। कहानी के द्वारा नहीं, क्षेत्र पर्यटन, फील्ड ट्रिप, आप किसी क्षेत्र के बारे में उन्हें घुमाओगे। जैसे आपके स्कूल के पास में कोई भूगोल विषय से संबंधित कुछ कोई बांध बना हुआ है या कोई झील है, कोई नदी है, तो आप उन बच्चों को वहाँ पर लेके जाओगे, फिर उनको बारे में बताओगे कि ये बांध है, इनमें पानी ऐसे आता है, ये बांध है, इसमें इतनी भराव क्षमता है। ये क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से बच्चों में सर्वाधिक ज्ञानात्मक विकास होगा कक्षा 6 से 8 अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर। 124 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा
चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनावाद विचार को सक्षम बनाता है। तो सामूहिक रचनावाद है मित्रों वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी, मस्तिष्क उत्प्लवन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मस्तिष्क उपलवन के माध्यम से सामूहिक रचनावाद को बढ़ावा मिलता है। अब ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। तो ब्लूम ने किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी टैक्सोनॉमी बनाई थी? निष्पत्ति, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य, पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है मित्रों संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करती है। ग्राफ। तो ग्राफ किस शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य तो ग्राफ है। तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ को अपने केवल देख सकते हैं, उससे ना तो सुन सकते हैं और न ही वो कुछ अपने से कहेगा। तो ये किसके अंदर आती है? दृश्य सामग्री के अंदर। अब निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। श्रव्य दृश्य का मतलब ऐसी सामग्री जो अपने सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों ही जिसके अंदर सम्मिलित हो। तो दूरदर्शन बिल्कुल सही है मित्रों, दूरदर्शन में अपने को दिखता भी है और सुनाई भी देता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी दिखता है और सुनाई देता है। वीडियो टेप में भी सुनाई और दिखता है। टेप रिकॉर्डर में खाली क्या है मित्रों? टेप रिकॉर्डर अपने ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, ये एक सुनाई देने वाली सामग्री है। अगला 128 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है? उपयुक्त दृष्टांत वाली, बाल केंद्रित, भ्रामक, सरल एवं स्पष्ट भाषा। बिल्कुल दोस्तों उपयुक्त दृष्टांत वाली होनी चाहिए, उसके अंदर दृष्टांत है वो दिए होने चाहिए। और पाठ्य पुस्तक का पहला गुण है कि वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की, भ्रामक नहीं होनी चाहिए मित्रों। ऐसी पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए जो भ्रामक स्थिति को पैदा करे। निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? तो 2005 में कौन सी रूपरेखा है वो नहीं की गई है? पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना किया गया मित्रों। एनसीएफ 2005 में यह कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, ठीक है मित्रों। पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा पर आधारित बनाना, ठीक है मित्रों। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना, ये गलत है। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं मित्रों, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला 130 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? तो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की? यशपाल, डॉक्टर जेएस राजपूत, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, आचार्य राममूर्ति। तो ये पता है आपको, प्रोफेसर यशपाल। ये रिपीट हो गया प्रश्न। 131 नंबर का प्रश्न है एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? आप सामाजिक अध्ययन शिक्षक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है और आप कहीं किसी स्कूल के अंदर टीचर पद पर कार्यरत है, तो आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाओगे? कक्षा कार्य देकर? आप केवल कक्षा कार्य दोगे क्या बच्चों को? चुटकुले सुनाओगे, गृह कार्य दोगे? मित्रों ये चुटकुले सुनाओगे, गृह कार्य, ये चुटकुले अगर कहोगे तो बच्चे आपसे राजी तो बहुत रहेंगे, खुश तो बहुत रहेंगे, लेकिन आप उनके आदर्श नहीं बन सकते। सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करके अपनी जो शिक्षण है, आप सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग करोगे तो आपकी जो शिक्षण प्रणाली है वो बहुत ही प्रभावित करेगी बच्चों को। 132 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का गुण नहीं होना चाहिए? स्वयं के विषय पर अधिकार, बिल्कुल मित्रों,
ये तो सबका होना चाहिए। अगर कोई सामाजिक विज्ञान का है अध्यापक है, चाहे विज्ञान का है, चाहे गणित का है, चाहे हिंदी का है, अपने विषय के ऊपर अधिकार होना चाहिए। उसको विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए, गहन नॉलेज होना चाहिए, परिश्रमी, बिल्कुल हार्ड वर्किंग होना चाहिए उसके अंदर, सहनशीलता, बिल्कुल धैर्य, सहनशीलता, ये तो एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं। पक्षपात, ये गलत है। बच्चों में अगर पक्षपात अध्यापक करता है तो अध्यापक का जो लेवल है बच्चों में गिर जाता है मित्रों। ये पक्षपात है, वो किसी भी शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर मतलब जो 10th स्तर पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाना, बिल्कुल। अब 10th क्लास का बच्चा है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी ये देनी चाहिए, आर्थिक क्या विकास क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझना, बिल्कुल। नागरिकों के क्या अधिकार, उनका उत्तरदायित्व क्या है। अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदायों के अधिकारी की सराहना करना, ये भी ठीक है। अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण के कौशल, ये मित्रों नहीं। अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण का कौशल विकसित करना, ये माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। 134 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? अब अपने बच्चे को कौन सा प्रश्न दे सामाजिक के ऊपर कि हाँ भाई ये प्रश्न है जिससे अपने को ये पता लगाना है कि बच्चे का चिंतन किस प्रकार का चिंतन है, बच्चा किस प्रकार सोचता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अपने छोटे मिलान टाइप प्रश्न दे दें, उनको ऑब्जेक्टिव दे दें, तो बच्चा जिसको वो तो प्रश्न रटा हुआ होता है कि हाँ ये फलाना युद्ध कब हुआ था, का ठीक है ये है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो बच्चा झट से उत्तर दे देगा, उसको पता होगा। तो लघुतरात्मक परीक्षण परीक्षण छोटे प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण, अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न। अगर बालकों को स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण अपने को करवाना है तो जैसे अपने ये कहेंगे, जैसे अपने कोई क्लास के अंदर बैठे हैं सातवीं या 10वीं के अंदर, तो अपने कहेंगे कि यहाँ महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में लिखिए या महाराणा प्रताप के चरित्र के बारे में लिखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से चिंतन करेंगे, सोचेंगे, मनन करेंगे। तो ऐसे वो अपने खुले प्रश्न है, तो ये हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण। 135 नंबर का प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो वार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा मित्रों, उसके अंदर आता है सुमेटिव, योगात्मक मूल्यांकन। दो प्रकार के, योगात्मक और रचनात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगात्मक। रचनात्मक नहीं, नए नैदानिक नहीं, मौखिक। निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता क्या है? मितव्ययता, व्यक्तिनिष्ठता, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, अल्प विषय वस्तु व्यापकता। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उनकी विशेषता, वो केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं होने चाहिए, अल्प विषय वस्तु व्यापकता नहीं मित्रों, उच्च स्तरीय विश्वसनीयता है वो इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की परियोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? तो सबसे पहले परियोजना, परियोजना का उपक्रम मतलब ये परियोजना विधि है जो कि जॉन डीवी किसी से विलियम किलपैट्रिक ने बनाई थी। योजना बनाना, चयन बनाना, परिस्थिति उपलब्ध करना, क्रियान्वयन करना। तो परियोजना विधि का मित्रों पहला चरण क्या है कि परिस्थिति को उत्पन्न करना। अब ये इतने प्रश्न थे, आगे हल करते हैं। और अब ये पेपर है वो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा एसएसटी 2018 का पेपर है। इसके 20 प्रश्न अपने पेडागोजी से संबंधित देखते हैं।
131 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्यों? साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। तो ये चौथा गलत है, ध्यान भटकाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए भी नहीं। जो सहायक सामग्री है ना मित्रों, वो एक साधन होती है। वो अपने को क्या है कि कोई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कि बच्चे को कोई टॉपिक समझाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग हम साधन के रूप में करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है। विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना स्थायी होता है। मित्रों, जो प्रयोजना विधि होती है वो एक ही सिद्धांत पे कार्य करती है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना अधिक स्थायी होता है, यही प्रयोजना विधि का महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पर्यटन क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजन के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए, कक्षा कक्ष से दूरी के लिए, या सामूहिक समायोजन के लिए? तो मित्रों, सामाजिक अध्ययन में जो पर्यटन है, पर्यटन का मतलब है कि अपने बच्चों को कहीं लेके जाते हैं भ्रमण के लिए। जैसे अपने को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दिखाना है बच्चों को, या कोई बांध बांध दिखाना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान दिखाना है, तो वहां लेकर जाकर अपने बच्चों को, बच्चे आंखों से देखते हुए ज्ञान को अर्जन करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, सीधा डायरेक्ट लर्निंग होती है। बच्चा जो देखता है वो कोई भूलता नहीं है। वो गोडाउन को एक बार देख लेगा तो उसके दिमाग में गोडाउन की छवि है वो सेट हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन पर्यटन, या कोई बांध देख लेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ, या कोई नदी नहर देख लेगा, इंदिरा गांधी नहर देख लेगा तो उसको ये पता चल जाएगा यहाँ रिके बिराज से निकलती है, वहाँ पर रिके बिराज है। सतलज और व्यास नदियों का जहाँ से संगम से ये निकलती है, तो कभी भूलेगा नहीं उसको। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन है मित्रों। 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन है तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ये कह रहे सामाजिक अध्ययन किसी बड़े टॉपिक, अगर बड़े टॉपिक अपने को बताना है तो प्रयोजना विधि मित्रों बड़े टॉपिक के लिए नहीं, समस्या समाधान भी नहीं, सहपाठी शिक्षण नहीं, व्याख्यान विधि। अगर कोई बड़े टॉपिक के बारे में उसको ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर व्याख्यान विधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। 135 नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो एनसीएफ 2005 क्या है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता। ये बात नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके नहीं कि जिसके दादा दादा का कोई समाज में पद है तो उसका पोते का भी वही पद होगा, उसके बाद वो पद चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रही नहीं, परंपरागत जो सदियों से व्यवसाय चल रहा है उसमें रुचि नहीं। ये मित्रों ये देखो, समाज में शांति का आधार बने, यही बात है वो एनसीएफ 2005 कहता है। जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नलिखित में कौन सा समाहित नहीं है? तो जॉन डीवी ने जो परावर्तक चिंतन की अवस्था बताई है उसमें परिकल्पना, परिकल्पना परीक्षण, बौद्धिकरण, आरंभ, ये मित्रों इन्होंने नहीं बताया। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम में मॉरिसन उपागम में समान तत्व है? तो हर्बर्ट और मॉरिसन में तैयारी, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण। तो मित्रों जो मॉरिसन ने उपागम दिया है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, अभिव्यक्तिकरण, और हर्बर्ट ने भी जो उपागम, हर्बर्ट की जो पंचपदी है, उन्होंने पंचपदी में भी जो 5 तत्व बताए हैं उनके अंदर मित्रों जो सेम होगा ना वो हो जाएगा इसके अंदर ये प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण के ऊपर हर्बर्ट भी बल देते हैं और मित्रों मॉरिसन भी बल देते हैं। आगे है 138 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह एक सामाजिक का अध्ययन करवा रहा शिक्षक है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रसन्न व्यक्तित्व का हो, देशाटन से प्रेम करे, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसन्न व्यक्तित्व का हो, देशाटन से प्रेम करे, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। तो ये प्रसन्न, देशाटन, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे, यही है वो क्या है मित्रों? एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का गुण होना चाहिए। निर्मितिवाद उपागम, शिक्षण उपागम में निम्न में से गतिविधि सम्मिलित हो सकती है। जो निर्मितवाद शिक्षण उपागम है दोस्तों, उसके अंदर कौन सम्मिलित हो सकता है? अभिनय, ड्रामा, व्यक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य। तो इसके अंदर ये सभी विकल्प है वो सही है। निर्मितवाद अधिगम पर लेव वाइगोत्स्की ने कार्य किया था। एक 140 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है? शिक्षण में, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा कार्य में, उपरोक्त सभी में। कंप्यूटर का प्रयोग मित्रों शिक्षण में कर सकता है वो पढ़ाने के दौरान, शिक्षण निर्देशन एवं परामर्श में भी कर सकता है, परीक्षा कार्य में भी कर सकता है, वो पेपर बना सकता है, रिजल्ट तैयार कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है। तो सामाजिक अध्ययन विषय किससे संबंधित है मित्रों? व्यक्ति से, प्रशासन से, दर्शन से, समाज से। तो इसके अंदर मित्रों सामाजिक अध्ययन व्यक्ति से भी संबंधित है, समाज से भी संबंधित है, प्रशासन से भी है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो बोनस दिया गया था। 142 सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। विषय केंद्रित, शिक्षक प्रदान, विद्यार्थी केंद्रित, सहायक सामग्री प्रदान। मित्रों चाहे पाठ्य पुस्तक हो, चाहे शिक्षण विधियां हो, कोई सा भी हो मेथड हो, अगर कहीं आ जाए ना ये किस केंद्रित होना चाहिए, तो वो हमेशा विद्यार्थी को ध्यान में रखनी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। 143 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये बताना सही नहीं है। पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ चार्ट दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है। तो मित्रों जो पोस्टर है ना, पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री नहीं है। प्रक्षेपी का मतलब है जिसको प्रक्षेपण या प्रोजेक्टेड जो मेथड होते हैं वो लागू हो। तो पोस्टर तो एक दृश्य सामग्री है, तो इसमें ये सही नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भूगोल की जानकारी देना। क्या सामाजिक अध्ययन के अंदर केवल भूगोल की जानकारी देगा, इतिहास की जानकारी नहीं देगा? इतिहास स्मरण करवाना, ये देखो मित्रों अलग अलग दे दिया, भूगोल भी आएगा, इतिहास भी, दोनों ही आएंगे। राजनीतिक स्थितियों का ज्ञान देना, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, सामाजिक गुणों का विकास करना। एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास अधिक से अधिक हो, बच्चे में सामाजिकता की भावना का विकास हो। 145 नंबर का प्रश्न, किसी भी विषय को अन्य विषयों के साथ सहसंबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि अब एक विषय पढ़ा रहा है तो उसके साथ दूसरे विषय को पढ़ाना आवश्यक है। क्यों? ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य है, अधिगम में स्थायित्व आता है, उपरोक्त सभी। नॉलेजेबल इज वॉल, बिल्कुल सही मित्रों, ज्ञान अखंड है। एक सामाजिक विज्ञान अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसके अंदर जैसे कहीं भूगोल के अंदर कोई आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हो, किसी गहराई, कोई किसी झील की गहराई मापनी हो, इस प्रकार के जो प्रश्न है तो वो उसमें इसके अंदर मैथमेटिक्स है वो सहसंबंध हो जाएगा। मस्तिष्क अविभाज्य है, बिल्कुल मस्तिष्क का उपयोग है वो अपने ज्ञान का एक
से दूसरे स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। अधिगम में स्थायित्व आता है, ये भी ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी विकल्प है इसके अंदर सत्य है। 146 नंबर का प्रश्न है, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित व्यवहार के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बच्चे से अपने को उचित व्यवहार प्राप्त करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे क्या। वो बच्चा कोई अपने कोई कहता है कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, तो हम इसको उसको ऐसे थोड़ी ना कहेंगे तुम जा बैठ, बाद में आना हमारे पास, ऐसा नहीं। शक्ति भी नहीं दिखाएंगे, दंड का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। प्रशंसा, बच्चे को हम बच्चे की प्रशंसा करेंगे। अगर बच्चा कोई काम करके लेके आता है तो हम उसकी पीठ थपथते हैं कि शाबाश बेटा ये तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। तो अपने अपने उसकी प्रशंसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा है और बढ़िया काम करके लेकर आएगा। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, समय बचता है, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है, विद्यार्थी को निश्चित दिशा मिलती है, समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है, इसके अंदर मित्रों समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होगा बालक का। सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सामाजिक अनुवाचन विधि है यह विद्यार्थियों के स्पष्ट चिंतन में सहायक है, बिल्कुल। यह विद्यार्थियों को आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यह नेतृत्व परीक्षण प्रदान करता है, ठीक है मित्रों। इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। सामाजिक अनुवाचन जो विधि है मित्रों, इसमें व्यर्थ चर्चा, कोई अनुवाचन कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर तो वो अपने टॉपिक से भटक जाते हैं कई बार, तो इसमें ये सही है जाएगा 4 नंबर। 149 नंबर, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है क्या है। विद्यार्थियों को अधिकतम तथ्य दिए जाएं, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति विकसित की जाए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित की जाए, विद्यार्थी अपने धर्म और जाति से जुड़े। तो इसमें मित्रों जो सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित की जाए, वो आलोचनात्मक चिंतन का उनमें विकास हो। 150 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन का इकाई उपागम, हर्बर्ट की पंचपदी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो हर्बर्ट का जो 5 पदी है उसमें तैयारी है, सामान्यीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, मूल्यांकन है, अनुप्रयोग है। तो ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो इसके अंदर सही नहीं है क्योंकि ये चरण इसके है। मित्रों ये जो पेपर है वो है स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018 में पेपर हुआ था। इसके 20 प्रश्न एसएसटी पेडागोजी से संबंधित देखते हैं कि किस प्रकार से इसके 20 प्रश्न है, किस प्रकार से पूछे गए। एक 103 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान या मानव विज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति विज्ञान। जो एनसीएफ 2005 है उसमें उसमें कहा गया था कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। ईजे सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस पक्ष से संबंधित है। जो सिम्पसन ने शैक्षिक उद्देश्य दिए थे वो किस में है। ज्ञानात्मक में ब्लूम, भावात्मक और क्रियात्मक। तो क्रियात्मक में आ जाएगा मित्रों सिम्पसन। भावात्मक में कर्थ वालो है मसीहा।
105 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई। तो माध्यमिक स्तर पर बताना है कि एनसीएफ 2005 के द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई है। विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हाँ मित्रों, ये सही है कि विद्यार्थियों में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं होगा वो नहीं होगा कि विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। ये देखो मित्रों, अगर आपने इस पढ़ा भी नहीं है तो भी आप बता सकते हो। कितना संकीर्ण उत्तर मिल रहा है, छोटा सा उत्तर मिल रहा है, संकीर्ण है ये। कैसे कि विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत का इतिहास बताना चाहिए क्या? विश्व का इतिहास भी जरूरी है बच्चे को। अष्टांग योग में समाधि है ये तो, चलो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। ईश्वर के एक साथ एकात्म की स्थिति दुख रहित अवस्था है। देह वस्तु की चेतना अवस्था, विषय के अभेद के अनुभव की व्यवस्था है। इसका सही उत्तर 107 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है। अब कोई संप्रत्यय है, बना हुआ है, तो उसकी विवेचना करना है अपने को। तो हम कैसे करेंगे? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या अवबोध। संश्लेषण का मतलब होता है मित्रों छोटे छोटे खंडों को समेटना। विश्लेषण का मतलब बड़ा करके दिखाना, उन खंडों को तोड़ना। मूल्यांकन नहीं हो सकता। अवबोध, अवबोध है मित्रों, अवबोध के द्वारा क्या होगा, कोई संप्रत्यय विवेचित करना है, अवबोध करेंगे हम उसका, तो अवबोध के द्वारा ये हो जाएगा। 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है। तो व्यवहारिक रूप से गतिविधियों का एक लिखित रूप कौन है? वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक पाठ योजना या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारिक रूप से जो निष्पादित गतिविधियां हैं उनको दैनिक पाठ योजना के माध्यम से लिखा जाता है। 109 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षण व्यूह रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है मित्रों? निर्मितिवाद उपागम, संकल्पना मानचित्रण, मस्तिष्क उद्वेलन, व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संकल्पना मानचित्रण। किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की परियोजनाएं बतलाई है। तो मूलतः मित्रों इसके अंदर मूलतः पूछा है, ये शब्द पकड़ने वाला है मूलतः। तो मूलतः उन्होंने बताई है 4, और वैसे किलपैट्रिक की परियोजना विधि के कितने सोपान है? 6 सोपान है। तो मूलतः 4 है। अब ब्लूम के वर्गी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो भावात्मक से क्या नहीं है मित्रों? आगरण, प्रतिक्रिया व्यवस्थापन, प्रचरण। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक भावात्मक में उन्होंने क्या कहा था? भावात्मक के पक्ष से मित्रों आगरण, अनुक्रिया, अनुकूलन, संगठन, प्रत्येकरण, चरित्र निर्माण। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो ये प्रचरण है ना, ये नहीं है। आगरण है, प्रतिक्रिया है, व्यवस्थापन है, ऑर्गेनाइजेशन, रिसीविंग, रिस्पोंडिंग। अब जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है।
ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक ये किस वाद पर, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद के ऊपर ये विधि है वो आधारित है दोस्तों। अगला है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मस्तिष्क उद्वेलन एएफ ऑसबॉर्न, आई के डेविस, बीओ स्मिथ, जेडी नोवेल। तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इसको प्रचलित करने का सर्वाधिक जो योगदान है वो है एएफ ऑसबॉर्न का। 114 नंबर का प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण रूप विधि के रूप है? जहाँ औपचारिक भी हो और अनौपचारिक हो। तो समस्या समाधान, अगर किसी समस्या को अपने को समाधान ढूंढना है तो वहां पर अपने औपचारिकता केवल फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करेंगे, वो तो अनौपचारिक हो जाएगी। मस्तिष्क उद्वेलन, अब मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं उसमें अनौपचारिकता होगी। परियोजना प्रोजेक्ट विधि है मित्रों, वो बिल्कुल अनौपचारिक विधि है, कोई औपचारिकता नहीं है। जैसे कोई विद्यालय के अंदर कोई नया कार्य करना है तो खाली फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है, या बगीचा तैयार करना है तो विद्यालय के अंदर बगीचा तैयार करेंगे तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना है कि नक्शा जैसे तैसे उठाया, काम करवाया, जैसे वैसे बना दिया, नहीं। उस वो बिल्कुल अनौपचारिक रूप से काम होगा। सामाजिक अभिव्यक्ति है मित्रों, यहाँ पर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर औपचारिक और अनौपचारिकता दोनों होगी। इनमें से एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। जो तकनीकी विशेषता नहीं है वो कौन सा नहीं है? कि विश्वसनीयता होना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छा परीक्षण की ये सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए कि वो विश्वसनीय हो। वैधता, बिल्कुल वो वैधता होना चाहिए, वो वेद होना चाहिए कि हाँ ये परीक्षण वैध है इस सब्जेक्ट के लिए। भेद बोधकता, हाँ वो उसके अंदर अपने को वो पता लग जाना चाहिए कि ये मंदबुद्धि का बालक है, ये सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठता, केवल व्यक्ति विशेष सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। खाली ऐसा नहीं हो कि एक अपने सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि केवल सामाजिक के प्रश्न पूछे जाए। उसके अंदर ज्ञानात्मक पक्ष भी हो, भावात्मक भी हो, क्रियात्मक भी हो, व्यवहारपरक विश्लेषण भी हो। पूरे के पूरा जो रचनात्मक परीक्षण है वो होने चाहिए। मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? तो सांस्कृतिक मानचित्रों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, आर्थिक मानचित्र। तो सांस्कृतिक में हो जाएगा मित्रों भूगर्भिक मानचित्र, ये नहीं है, बाकी तीनों है। अब अगला है, हर्बर्ट की जो पंचपदी है कौन सा क्रम सही है? मित्रों अगर आपके पास में कॉपी पेन है अभी तो आप इस हर्बर्ट की पंचपदी को भी नोट कर लीजिए, और ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अभी नोट कर लो इसको, हर्बर्ट की जो 5 पदी है उसके 5 सोपानों का सही क्रम कौन सा है? तो इसके अंदर देखिए मित्रों, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण, साहचर्य। तैयारी, अनुप्रयोग, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तैयारी, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट में सबसे पहले पंचपदी में क्या होता है मित्रों? तैयारी होता है। तैयारी के बाद होता है प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर साहचर्य, फिर होता है सामान्यीकरण, और फिर होता है अनुप्रयोग। ये देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा ये इंग्लिश के वर्ड है वो याद करने के लिए। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन और एप्लीकेशन। तो ये है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब है कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है जो क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? ये अपने को बताना है। यह तात्कालिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है। बिल्कुल, क्रियात्मक अनुसंधान के जो सिद्धांत है उसके अंदर यह तात्कालिक समस्याओं में उनके समाधान पर केंद्रित है। बिल्कुल, इनका लक्ष्य क्रियाओं एवं कार्य स्थितियों में सुधार करना है। बिल्कुल, आधारभूत अनुसंधानों की तुलना में इसमें कम श्रम, संसाधन एवं वित्त शामिल होता है। ठीक है, सही है।
यह सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण से संबंधित है। मित्रों, सिद्धांत और नियम निर्माण से नहीं, सिद्धांतों का बनना, नियमों का बनना क्रियात्मक अनुसंधान में कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो मौलिक अनुसंधान में महत्व रखते हैं। अब 119 नंबर का प्रश्न है कि निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या सही है। अब निम्नात्मक प्रश्न ले रहे हैं तो उसके अंदर सही क्या है? अभिव्यक्ति के अवसर, वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल का मूल्यांकन और विश्वसनीयता। मित्रों, अभिव्यक्ति के अवसर, बिल्कुल वो अभिव्यक्त करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपने जो उसके अंदर विचार है वो लिखेगा। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, तो मित्रों ये ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न हो गया। लेखन कौशल का मूल्यांकन, बिल्कुल अपने बच्चे से ये जानना है कि उसकी लेखन कौशल किस प्रकार का है, तो हम उसको निम्नात्मक प्रश्न देंगे। विश्वसनीयता नहीं मित्रों, ये भी नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। विश्वसनीयता निम्नात्मक प्रश्नों में नहीं होती है, ये तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में होती है। संचरित, असंचरित एवं अर्धसंचरित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीकी के प्रकार है? तो संचरित, असंचरित और अर्धसंचरित है ये व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, क्रम निर्धारण, मापनीय प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो ये स्ट्रक्चर्ड, ये जो मेथड है वो साक्षात्कार के है। अब 121 नंबर का प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है। निम्नात्मक प्रकार के प्रश्न वर्णात्मक, बिल्कुल मित्रों वर्णात्मक होते हैं, खुले प्रश्न होते हैं। लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न शब्द सीमा, बिल्कुल लघुतरात्मक की शब्द सीमा होती है 50 से 60 शब्द। शिक्षक निर्मित परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, ये हो जाएगा इसमें। और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न एक शब्द में उत्तर नहीं मित्रों, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न है उनके एक शब्द में उत्तर नहीं होते हैं, बहुत सारे शब्दों में उनका उत्तर दिया जाता है। अब जो एडगर डेल के सर्वदर्शी साधनों के अनुभव शंकु द्वारा किए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? तो उसके अंदर जो एक तो बात आपको ध्यान में रखनी है कि शंकु का जो त्रिकोण है, जो एडगर डेल है अनुभव शंकु है, वो किसके द्वारा दिया गया? एडगर डेल के द्वारा। और इसके जो वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? प्रत्यक्ष प्रयोजनापूर्ण अनुभव, समेकित अनुभव, नाटकीय अनुभव, क्षेत्र भ्रमण अनुभव। तो एडगर डेल के जो सर्वदर्शी साधनों में अनुभव शंकु का जो सबसे उच्चतम अनुभव है मित्रों, वो है प्रत्यक्ष प्रयोजनपूर्ण अनुभव। ये 20 प्रश्न अपने इसके हल कर लिए। दोस्तों, अब ये जो पेपर है वो है वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो पेपर है 2018 का, और जो टीएसपी है, टीएसपी एरिया का जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2018 का पेपर है, इसके 20 प्रश्न एसएस पेडागोजी से संबंधित देखते हैं। ये 111 नंबर से शुरू है इसके प्रश्न। तो ये बता देखते हैं 111 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? जो मनोगतिक उद्देश्यों को लिखने की जो विधि किसने प्रस्तुत की? रॉबर्ट मेगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम, जेबी वाटसन उपागम, बीएफ स्किनर उपागम। जो मनोगतिक उद्देश्य है मित्रों, उनको जो लिखने की विधि है वो बताई थी रॉबर्ट मिलर उपागम ने। और ये दोनों ही उपागम, रॉबर्ट मेगर उपागम और रॉबर्ट मिलर उपागम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। 112 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है वो बाल केंद्रित सिद्धांत, समुदाय केंद्रित सिद्धांत, शिक्षक केंद्रित सिद्धांत है, या रुचि का सिद्धांत है? जो पाठ्यक्रम का निर्माण सिद्धांत है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल।
शिक्षण सहायक सामग्री किस केंद्रित होनी चाहिए? बाल केंद्रित। समुदाय केंद्रित होनी चाहिए मित्रों। रुचि का सिद्धांत, रुचि होनी चाहिए उसके अंदर। शिक्षक केंद्रित का सिद्धांत। जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाता कि हाँ भाई शिक्षक को किस प्रकार का पाठ्यक्रम है वो पसंद है, नहीं, वो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। बाल केंद्रित जरूर है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। कि एक कक्षा 6 के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए, कक्षा 10 के लिए किस प्रकार होना चाहिए, कक्षा 12 के लिए किस प्रकार होना चाहिए। अब कक्षा 6, कक्षा 10 और कक्षा 12 को पढ़ाएगा तो एक ही अध्यापक। मान लो जो कक्षा 6 को अध्यापक पढ़ाएगा सामाजिक विज्ञान वही 10 को पढ़ाएगा और वही 12 को पढ़ाएगा। अगर उसके केंद्रित हो तो फिर उसको तो बहुत नॉलेज है, तो बुकें बहुत हार्ड होनी चाहिए, नहीं। कक्षा 6 के बच्चे का लेवल क्या है तो उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण है वो किया जाता है। अब आगे 113 नंबर का प्रश्न है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में सम्मिलित है। कि अनुदेशात्मक जो उद्देश्य है कि RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में क्या समाहित है? केवल विश्लेषण एवं संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन, केवल संश्लेषण एवं मूल्यांकन, केवल विश्लेषण मूल्यांकन एवं ज्ञान। तो जो मित्रों RCEM उपागम है जो कि एक डॉक्टर भारतीय था दवे, उन्होंने बताई थी, और इसका जो आधार है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। और इसने मित्रों उद्देश्य इसने बताया, ज्ञानात्मक उद्देश्य बताया, सृजनात्मकता बताई और प्रयोगात्मक उद्देश्य बताया। तो रचनात्मकता या सृजनात्मकता ये देख लो मित्रों, क्रिएटिविटी, ये इसमें पूछ रहा है सृजनात्मकता से संबंधित। तो ब्लूम टैक्सोन इसमें जो RCEM उपागम है इन्होंने ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उसको 4 भागों में बताया, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। नोट कर सकते हो आप, ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता। प्रयोग में उन्होंने बताया तर्क बताना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना का सत्यापन करना और पूर्व कथन करना। और मित्रों जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है इसमें इन्होंने 3 बताए भाग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये ध्यान में रखना है आपको, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये रचनात्मकता में शामिल है। बाकी 2 मैंने आपको बता दी गई है। 114 नंबर का प्रश्न है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखने हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? तो ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है मिलर उपागम, प्याजे उपागम, मेगर उपागम या हर्बर्ट उपागम। मित्रों जो दोनों ही उपागमों को समाहित करता है, ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों को, वो हो जाएगा मेगर उपागम, रॉबर्ट मेगर उपागम, ये हो जाएगा मित्रों इसके अंदर ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों में। ज्ञानात्मक की अगर बात करें वहां पर मिलर आ जाएगा, हर्बर्ट की पंचपदी है, ये कोई उपागम नहीं है। 115 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य कौन सा नहीं है? अच्छी नागरिकता का विकास, बिल्कुल मित्रों, बच्चे को अगर SST पढ़ा रहे हैं तो अच्छी नागरिकता का विकास होना चाहिए। सामाजिक व्यवहार का विकास बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास बिल्कुल सही है। सामाजिक परिवर्तन को रोकना नहीं मित्रों, सामाजिक परिवर्तन को रोकेंगे थोड़ी ना बच्चे के कि हाँ भाई सामाजिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए आपके अंदर, तो ये जो है इसका लक्ष्य नहीं है 115 नंबर प्रश्न का। 116 नंबर प्रश्न है, ये SST से संबंधित है, चलो पढ़ लेते हैं। कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी विचार के मूल है? तो गांधी विचार के सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा और आत्म सिद्धि, तो गांधी विचार के मूल है सत्य और अहिंसा दोनों ही है। आगे है दोस्तों 117 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। माध्यमिक स्तर 10th लेवल के स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए?
इतिहास होनी चाहिए, भूगोल होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, या इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र। तो इस प्रश्न में मित्रों बोनस दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर ये केवल इतने ही सम्मिलित नहीं है विषय, ये सभी विषय होने जरूरी है इसके अंदर। अगला प्रश्न है, ये देखो RCEM उपागम, 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पाठ योजना के RCEM उपागम का विकास किया गया। RCM का उपागम का विकास कहाँ किया गया? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर और IAME बीकानेर। तो ये मित्रों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में इसका विकास किया गया था। 119 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाव देती है नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। मित्रों अभी हम पढ़ कर गए हैं थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या कहती है कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय किसका प्रयोग किया जाए? राजनीति विज्ञान शब्द का। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल 100% सही है। राजनीति विज्ञान शब्द की बजाय नागरिक शास्त्र शब्द का नहीं, उल्टा पूछ रहा है। नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय लोक प्रशासन नहीं, लोक प्रशासन शब्द की बजाय नागरिक शास्त्र नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। एक सही गलत प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है। तो एक सही गलत प्रकार का प्रश्न है, सही है या गलत है, यस या नो प्रकार का जो प्रश्न है वो किसका उदाहरण है? बच्चे को बताना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार, निम्नात्मक, लघुत्तरीय, कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल मित्रों वस्तुनिष्ठ प्रकार का वो प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 121 नंबर का प्रश्न है कि यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ सह संबंध बताता है। तो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य मित्रों, साहित्य की बात कहाँ होती है ये बताइए आप? भाषा में होती है कि गणित में होती है कि विज्ञान में होती है कि शारीरिक शिक्षा में होती है? गणित का कोई साहित्य नहीं लिखा होता है कि गणित में साहित्य है उसका फलाने का, नहीं। आर्यभट्ट का साहित्य नहीं। विज्ञान में कोई साहित्य नहीं होता कि आइंस्टीन का साहित्य लिखा गया है। शारीरिक शिक्षा में भी नहीं होता है। भाषा में बिल्कुल मित्रों साहित्य पढ़ते हैं अपने महादेवी वर्मा का, ठीक है, और भी डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रसाद है इनका। तो ये इसमें भाषा से संबंध है। अगला प्रश्न 122 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? मतलब प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें, ये बताना है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का अपने प्रयोग कर रहे हैं तो किस सिद्धांत के द्वारा उनका प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। तो देखिए चयन का सिद्धांत बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा चयन के सिद्धांत से। तैयारी का सिद्धांत बिल्कुल मित्रों, विषय सामग्री को चयन करना, दृश्य श्रव्य सामग्री को चयन करना फिर तैयारी करना। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत बिल्कुल, कोई विकल्प इसके अंदर सही है वो नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। मित्रों कि इसके अंदर सर्वदर्शी सामग्री के प्रभाव का सिद्धांत नहीं है, ये चयन का सिद्धांत नहीं है, तैयारी का सिद्धांत नहीं है और भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत भी इसमें नहीं है। अब 123 नंबर का प्रश्न है कि एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो एडगर डेल ने मित्रों अपना योगदान बनाया, एक अनुभव शंकु त्रिकोण का सिद्धांत दिया। तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण के लिए था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पाठ योजना निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित कौन सा उपागम है? मॉरिसन उपागम, हर्बर्ट उपागम, RCEM उपागम, ब्लूम उपागम।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RCEM उपागम। और ये RCEM उपागम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है, इसको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 125 नंबर का प्रश्न दोस्तों, NCEP 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में एक लक्ष्य है। कौन सा एक प्रमुख लक्ष्य है? पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक संकल्पनाओं की समझ का विकास, प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और वंचित वर्ग समूह इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसके ये लगभग सभी सही है, तो इसमें कोई एक नहीं है, तो इसमें इसका बोनस मिला था। अब बताना है 126 नंबर का प्रश्न है कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? बहुविकल्पीय, बिल्कुल, जो जहाँ विकल्प होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, पूर्ति संबंधी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। लघु उत्तरीय प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है 127 नंबर का कि निम्न में से प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है। अवगुण का मतलब दोष है कि प्रोजेक्ट विधि का ये दोष है, इस दोष के कारण प्रोजेक्ट विधि है वो काफी अप्रभावी लगती है। तो यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है, ये कोई इसका दोष नहीं है, ये तो गुण है मित्रों। ये अधिगम के नियमों पर आधारित है, ये भी इसका गुण है। यह नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि, बिल्कुल मित्रों सही कथन है। प्रोजेक्ट विधि जो है अत्यधिक समय लगता है, यह समय प्रधान विधि है मित्रों। अब है 128 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक परियोजना विधि का चरण नहीं है? योजना बनाना, बिल्कुल। परिस्थिति उत्पन्न करना, ये तो इसका पहला ही पहला चरण है। और रिकॉर्डिंग करना, परिकल्पना निर्माण, तो परिकल्पना निर्माण है वो इसका चरण नहीं है। 129 नंबर का प्रश्न है, ग्लोब उदाहरण है प्रक्षेपी सामग्री का, अप्रक्षेपी का, सर्वीय सामग्री का, और कोई विकल्प सही नहीं है। मित्रों जो ग्लोब है ना वो कोई प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, कोई प्रक्षेपित सामग्री नहीं है कि अपने प्रक्षेपित क्या होती है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, नहीं, ये एक प्रकार की अप्रक्षेपी सामग्री है। एक 130 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण अवयव लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव नहीं है? कि जो लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव कौन सा नहीं है ये बताना है। मस्तिष्क उद्वेलन अवयव, प्रश्नोत्तर अवयव, परियोजना अवयव, अभिकर्मित अनुदेशन। तो जो लोकतांत्रिक शिक्षण है मित्रों, अभिकर्मित अनुदेशन है वो नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों का अवगुण है? निम्नात्मक प्रकार के प्रश्नों का अवगुण कौन सा है? ये जटिल अधिगम परिमाणों का मापन करते हैं, इन्हें तैयार करना आसान है, इनमें स्कोरिंग की विषयनिष्ठता पाई जाती है, कोई विकल्प सही नहीं है। देखो ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करते हैं, ये जटिल अधिगम परिमाणों का मापन थोड़ी न करते हैं। इन्हें तैयार करना आसान है, तैयार करना भी आसान नहीं है, इनमें स्कोरिंग की में विषयनिष्ठता पाई जाती है, कोई विकल्प इसमें वो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर होगा। तो ये हमने दोस्तों इसके 20 प्रश्न देख लिए हैं। अब आगे का पेपर हल करते हैं। तो ये दोस्तों इतने ही पेपर थे जितने मैंने आपको करवा दिए हैं 2011 से लेकर 2021 तक। इतने पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के जिनमें एसएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षण शास्त्र से। तो ये मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। अगर दोस्तों ये जानकारी मेरे द्वारा बताई गई आपको अच्छी लगती है और आपके लिए फ़ायदेमंद होती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों कुछ कमी है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माँ सरस्वती।